टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के नए टॉपिक को। आज का जो हमारा टॉपिक है पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आपके आगामी एग्जाम की दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण हैं उन प्रश्नों का डिस्कस आज के इस सेट में करते हैं। आज का हमारा सेट नंबर 17 है। इससे पहले हम ईवीएस का 16 सेट और साथ ही साथ सीडीपी मैथ और भी जो है सो विषय का कंप्लीट क्लास प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा रहे हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहां से पिछली सभी वीडियो को देख सकते हैं जो आपके एग्जाम को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ कुछ मैंने टैग वर्ड करवा रखे हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ऑप्शन को अलग करने में, आपको यदि प्रश्न समझ में नहीं आता है फिर भी आप ऑप्शन के सहारे किस तरह से आप एग्जाम को पास कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने टैग वर्ड का जो है अलग से वीडियो डाल दिया हूं। आप वहां से जाकर टैग वर्ड निगेटिव एंड पॉजिटिव जो वीडियो है उसको आप वॉच कर लीजिए, जिससे आपको सीडीपी मैथ सभी का जो पेडागोजी है अर्थात शिक्षा शास्त्र जो है उसको आपको करने में काफ़ी सहायता होगी। तो चलिए आज का डिस्कस शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें और नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, जिससे आपके साथ ही साथ आपके सभी दोस्तों तक भी हमारा जो है सो यह वीडियो पहुँचे और आपके तक तो सबसे पहले पहुँचे ही, अधिक से अधिक शेयर भी करें। और आपको हमारा यह सेशन कैसा लगता है एक लाइक और एक कमेंट आप हमें ज़रूर लिखें, और कमेंट सेक्शन में यदि कोई आपके मन में सवाल हो या फिर कोई सुझाव हो तो आप हमें लिख सकते हैं। और इस वीडियो का जो है पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप टीचिंग मित्रा ऑफिशियल पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं डाल दूँगा। चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, लखनऊ रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 504 किलोमीटर है। तो कुल दूरी जो है वह 504 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है, तो कुल समय जो है वह 7 घंटा है। तो इस रेलगाड़ी की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल क्या है? तो औसत चाल बराबर होता है फॉर्मूला कुल दूरी बट्टा कुल समय। कई बार मैं करा चुका भी हूँ। तो यहाँ से 504 बट्टा 7, 7 सत्ते 49, यहाँ बचा 1, 14, 7 दूनी 14, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपका जो आंसर पूछा है वो मीटर प्रति सेकंड में पूछा है, तो 72 को 5/18 से आपको गुना करना है। 18 चौके 72, 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका आंसर होगा। काफ़ी आसान सा सवाल है, बस कुछ नहीं करना है। इसमें जो डाटा दिया है उसको आपको लिख के औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है उसमें पुट करके जो आपका किलोमीटर पर आवर में जो औसत चाल आया उसको 5/18 से गुना करने के बाद आपका जो औसत चाल है वह मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाता है, जो कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई बच्ची एक्स पर है और वह अपनी सहेली के साथ जो वाई पर स्थित है के साथ खेलना चाहती है। इसके लिए जो है वह पहले ओ पर पहुंचती है जो एक्स के ठीक दक्षिण में 40 मीटर की दूरी पर है। इसके पश्चात वह ठीक पूर्व दिशा में 30 मीटर दूरी तय करके ओ से वाई पर पहुंचती है। वाई से एक्स की दूरी और वाई के सापेक्ष एक्स की दिशा क्या है? तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन का नॉलेज पूरा होना चाहिए। मैं कई बार आपको दिशा का नॉलेज करवा चुका हूँ, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये होता है उत्तर और ये नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम। फिर यहाँ पे जो मिडल है ये बीच का जो है ये होता है उत्तर पूरब और ये होता है
पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ये होता है यहाँ पे उत्तर पश्चिम, और यहाँ पे ये होता है दक्षिण पूर्व। तो इस चीज को आपको याद रहना चाहिए, फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कह रहा हुआ x जो है, x यह एक बिंदु है, यहाँ से वह 40 मीटर जो है, 40 मीटर वह जाती है ऊपर। अब वह ओ से जो है, ओ से वह ठीक पूर्व दिशा में 30 मीटर जाती है, तो ओ से वह पूर्व दिशा में 30 मीटर जाती है। तो अब यहाँ से जो है ये y का दूरी आपको पता चल गया, तो यहाँ से आपको y का दूरी निकालना है। y जो है इस डायरेक्शन में है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में बन गया। अब यहाँ से आपको ऊंचाई मालूम है, आधार मालूम है, आप इस कर्ण को निकाल सकते हैं। तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आप पढ़े होंगे इसको, इस फॉर्मूला को। तो यहाँ पे 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर का रूट अंडर, तो ये हो जाता है 4 चौके 1600 प्लस 900 बराबर 2500 का रूट अंडर बराबर 50 मीटर। तो ये आपका 50 मीटर आ गया। अब आपसे जो अगला सवाल पूछ रहा है वो कह रहा है कि y के सापेक्ष x की दिशा। तो y पे आपको खड़ा रहना है और x की तरफ आपको देखना है, अर्थात इस दिशा में। तो यह जो दिशा है वो ये वाला दिशा आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये होगा उत्तर पश्चिम, तो 50 मीटर उत्तर पश्चिम आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। तो बस इसमें दिशा का नॉलेज होना चाहिए और बाकी कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन में आपके दिशा का आपको कितना नॉलेज है इसके बारे में चेक कर रहा है। और ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में बन रहा है। यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्रायंगल लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर जोड़, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है बस उसे आपको आना चाहिए। अब अगला है कि कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडे के किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जो है जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। तो 1 सेंटीमीटर जो है मानचित्र में वह जमीन पर 110 मीटर के बराबर है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से पतनचेरू दरवाजे की दूरी 15.4 सेंटीमीटर है। तो 15.4 सेंटीमीटर, इसको यदि हम गुना कर देते हैं 110 से, तो ये आपका निकल जाएगा जमीन पर की दूरी। तो 154 गुना 11, 154 4 9 6 1, तो ये जो हो रहा है 1694 मीटर। अब यह जो दूरी पूछ रहा है वो आपको किलोमीटर में दिया है। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। आपको इसमें 1000 से डिवाइड कर देना है, अर्थात 3 अंक के बाद शून्य हो जाएगा। 1.694 किलोमीटर, 1.694, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका आंसर होगा। तो काफ़ी आसान सा सवाल था। अब आगे है मैप से क्वेश्चन दिया है। तो मैप का क्वेश्चन आपसे उसी शर्त पे बनेगा जब आपको मैप का जो है पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो मिजोरम के निकटवर्ती 3 राज्य हैं। तो पहले आपको इस मैप में मिजोरम देखना है। तो मिजोरम जो है वह उत्तर पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य है। यहाँ पे आपको मिजोरम दिखाई दे रहा है। तो मिजोरम के एक साइड में त्रिपुरा है, दूसरा में यहाँ पे असम है जो कि ये बॉर्डर टच कर रहा है, और तीसरा जो है वो मणिपुर है। तो पहला त्रिपुरा, असम, मणिपुर। तो असम ये नहीं होगा, बिहार नहीं है, पश्चिम बंगाल भी नहीं है, त्रिपुरा, असम, मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर होगा। आप ये देखिए, ये जो लटकता हुआ है मिजोरम, इसके 3 साइड त्रिपुरा और असम और मिजोरम, ये सॉरी मणिपुर, ये पड़ रहा है। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब है अगला
भारत के किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा पंचायत एक विशेष लॉटरी निकलकर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल की खेती में कितनी जमीन मिलेगी। तो भारत के जो है किस संघ या शासित प्रदेशों में पहाड़ पर जंगल के ग्राम सभा पंचायत में एक विशेष लॉटरी, तो यह जो है यह टीन खेती कहलाती है। टीन खेती कहलाती है, अर्थात एक टीन बीज जितने जमीन पर बोए जाते हैं, यह जो है सभा लगाकर लॉटरी सिस्टम से दिया जाता है। और यह जो होता है यह होता है मिजोरम में। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में यह अनोखी खेती कही जाती है। इसमें एक टीन जमीन पर एक टीन बीज जो है जितनी जमीन पर बोई जाती है उसे टीन की खेती कहा जाता है। इसमें जो है लॉटरी निकालकर यह दिया जाता है। जिसका नाम पहले निकलता है उसे अपने सामर्थ्य के अनुसार टीन जमीन उसे दिया जाता है। इसमें झगड़ा नहीं होता, लेकिन हम लोग के यहाँ क्या है, थोड़ी थोड़ी सी जमीन को लेकर लोग आपस में झगड़ जाते हैं। तो ये टीन की खेती है। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ सकता है। कभी कभी यह क्वेश्चन देखने को मिलता है, यदि आपको पता नहीं रहेगा आप वहाँ पे फंस जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है? तो माउंट एवरेस्ट आप जानते हैं जो कि नेपाल का भाग है। नेपाल में इसे जो है सागर माथा के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। यह 8848 मीटर ऊंचा है। अब अगला है, नीचे दिए गए विकल्प में उस परिवर्तन को पहचानिए जिसे उत्क्रमित किया जाता है। उत्क्रमित का मतलब है रिसाइकल, अर्थात जो सामान बना फिर इससे दूसरा उपयोग किया जा सके, अर्थात वह नष्ट नहीं हो। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं होगा। पिघले हुए मोम से मोमबत्ती तैयार करना, तो मोम जो है वो पिघलता है तो वह जो है उसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यदि मोम को जला दिया जाता है तो फिर उसका उपयोग संभव नहीं है। दूध से पनीर बनाना ये भी नहीं होगा। गाय के गोबर से गोबर गैस बनाना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होगा, जिसका कि रिसाइकल रीयूज किया जाता है, उत्क्रमित किया जाता है। तो पिघले हुए मोम से मोमबत्ती को तैयार करना। अब है वृक्षों या पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले नीचे दिए गए कुछ विशिष्ट लक्षणों पर विचार कीजिए। वृक्ष की लटकती शाखा जैसे दिखाई देने वाली वास्तव में उसकी शाखा जड़ें नहीं है। तो यह जो है वो वृक्ष की जो है लटकती शाखा जैसे दिखाई देने वाले वास्तव में उसकी जड़ नहीं है, यह सही है। यहाँ पे एक चीज छूट गया है, बरगद के पेड़ के लिए कौन कौन सही है, ये क्वेश्चन में था, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। अब है जड़ों की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है, यह खेजरी की विशेषता है। अब है जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभा भांति सहारा दिया जाता है, यह भी सही है। जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण किया जाता है, यह भी नहीं होगा। लटकती जड़ों का बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले जाना, यह सही है, अर्थात ACE ऑप्शन नंबर ई आपका सही है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको सभी पेड़ सभी पौधे के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन पता हो। जल्द ही हमारा EVS का भी वीडियो अपलोड होगा। 2-4 दिन के बाद मेरा EVS का भी सारा वीडियो सिलसिलेवार ढंग से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए अब है, किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आई हूँ, एक लड़की है जो कहीं से आई है, वह पहाड़ी इलाका है जहाँ से आई है। हमारे यहाँ
हमारे यहाँ जो है बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंडा अधिक होते हैं तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। तो वह जो है विद्यार्थी, वह लड़की कहाँ से आई है? तो तिनसुकिया जो कि असम में है, यहाँ बांस का घर बनता है। चेन्नई, यह भी नहीं होगा। मनाली, यहाँ पे आपका आंसर मनाली होगा। उदयपुर जो है यह राजस्थान है। यहाँ पे मिट्टी के घर जो है वो बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वह मनाली होगा, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी भी होती है, ठंड भी ज़्यादा होता है और बारिश भी होता है। वहाँ के जो घर होते हैं वो पत्थर के बने होते हैं और लकड़ी के भी बने होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। अब है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्राथमिक स्तर पर जो है पर्यावरण अध्ययन, यह जो है शिक्षण का क्वेश्चन है, अर्थात पेडागोजी का क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा और मुद्दों को एकीकृत करता है। यह सही लग रहा है। अगला देख लेते हैं। रचनात्मक विकसित करने के लिए केवल एक शिक्षक, तो ये निगेटिव वर्ड है, मैं बता चुका हूँ। ईवीएस पाठ्य पुस्तक के ही इसके लिए एकमात्र, यह भी निगेटिव वर्ड है। यह शिक्षण आधारित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। तो आप इस तरह आप हमारा जब निगेटिव एंड पॉजिटिव वर्ड जो मैं करवा दिया हूँ उसको, उस वीडियो को आप ज़रूर एक बार देख लीजिए, जिससे आपको इस तरह मेरे तरह ऑप्शन आप आसानी से छांट पाइएगा। जहाँ पे केवल रहेगा यदि पॉजिटिव आपका आंसर पूछ रहा है तो वो ऑप्शन आप छांट देंगे। अब 2 ऑप्शन बचा, इसमें ये आंसर होगा। तो इस तरह से आपको यदि प्रश्न समझ में नहीं भी आ रहा है फिर भी आप उसको आंसर कर पाइएगा। और यह निगेटिव पॉजिटिव वाला जो वीडियो है पेडागोजी के लिए आपको 15x15 ये वीडियो आपको दिला देगा, यदि ठीक से इस वीडियो को आप देख के और समझ लेते हैं तो। चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए चुनौती है। रटना, यह भी निगेटिव वर्ड है। सम्मित आधारित सीखने के स्तर, अवधारणाओं का विवरण, बच्चों को अपने ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना, अर्थात लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने का अवसर देना। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या का उप विषय, अर्थात इसको उप थीम भी बोला जाता है। देखिए कभी कभी ये आपको बदल देता है, जिससे आपको डरना नहीं है। उप थीम उप विषय दोनों एक ही बात है। तो मैंने आपको थीम बता दिया हूँ और उप थीम भी पहले भी कई बार बता चुका हूँ। तो थीम जो होते हैं वो होते हैं परिवार, एक मिनट, थीम जो होते हैं वो होते हैं परिवार एवं मित्र। उसके बाद होता है भोजन, पानी, आवास। उसके बाद है यात्रा और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। अब जो उप थीम है, उप थीम के अंतर्गत आता है हमारा संबंध, काम और खेल, जानवर, उसके बाद पौधा। यह जो उप थीम है यह परिवार और मित्र का ही उप थीम है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यह जो उप थीम है यह किस थीम का है। तो परिवार और मित्र के जो हैं 4 उप थीम है, संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वह होगा पौधा, ऑप्शन नंबर सी। तो आप इस थीम और उप थीम को अच्छी तरह से देख लीजिएगा और कहीं पे लिख लेना है इसको। अब अगला क्वेश्चन है ईवीएस के संबंध में
प्रासंगिकता का मतलब क्या है? ईवीएस को सरल से जटिल तक सीखना, ज्ञात से अज्ञात की ओर ईवीएस सीखना, उदाहरण के माध्यम से ईवीएस सीखना, ईवीएस सामग्री को वास्तविक जीवन स्थितियों और विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण से जोड़कर सीखना। तो आप इस ऑप्शन को देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि आंसर यहाँ पे कौन सा होगा। तो जितना हम उसके वातावरण से जोड़ेंगे, जितना वो वास्तविक जीवन से जोड़ के करके सीखेगा, उतना अधिक वो सीख पाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका आंसर होगा। अब अगला देखते हैं कि क्या है। अगला जो है वह है कि ईवीएस सीखने के लिए कौन सा अच्छा संसाधन हो सकता है। तो क्षेत्र का भ्रमण का आयोजन, स्कूल पुस्तकालय, स्कूल का जो है लाइब्रेरी, ट्विटर, कई लोग इसमें ट्विटर चलाते होंगे, फेसबुक तो अभी हमको लगता है कि युवाओं में सबसे ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का उपयोग किया जाता है। मैं भी करते हैं, सभी लोग करते हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है, हम घर बैठे अपना फ़ोन में करते रहते हैं, कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ फोटो वगैरह पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन इससे हमारा फिजिकल कुछ भी नहीं हो रहा है। हम इन्वायरमेंटल के बारे में जितना फिजिकल जुड़ेंगे उससे, उतना अधिक हम सीख पाएंगे। तो इसका सबसे बेहतरीन आंसर होगा क्षेत्र का भ्रमण जो है उसको आयोजन करके, अर्थात घूम के वो जितना टच से करके फीलिंग करेगा, उस सब माहौल में रह के जो फीलिंग करेगा, वो हम मोबाइल में वीडियो देख के, फेसबुक पे वीडियो देख के, यूट्यूब पे वीडियो देख के नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए होगा। तो आपको इन सारी चीज़ों को समझना होगा कि हमारा पॉजिटिव आंसर कौन सा होने वाला है। अब है सीखने में सुधार। सीखने में सुधार जो है का आकलन का बिंदु है। तो सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, औपचारिक स्थितियों के से संबंधित आकलन। तो यहाँ पर जो होगा कि सीखने में जो सुधार है, सुधार के लिए जो आकलन होता है वो सीखने के लिए आकलन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। तो आज का यह लास्ट क्वेश्चन था। इन सभी क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर मैं दे दिया हूँ। यह पीडीएफ मैं आपको, हम अपने टेलीग्राम चैनल टीचिंग मित्रा ऑफिशियल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसमें जाके ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पे इस वीडियो का पीडीएफ डाल दूंगा, और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें और नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहेगी। और अधिक से अधिक आप शेयर करें, ताकि जो भी आपके दोस्त टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो। और एक लाइक और एक कमेंट आप हमें ज़रूर करें, जिसमें आपको पैसा भी नहीं लगेगा। और कोई सुझाव या कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी पे आप हमें मेल कर सकते हैं, या फिर हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद।